Dear students, कल हम पढ़ रहे थे सर्वोच्च न्यायालय की जो है शक्तियाँ, यानी हमने इसके बारे में चर्चा की थी, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सर्वोच्च न्यायालय की जो है क्षेत्राधिकार क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने पहला ओरिजिनल जुडिशंस पढ़ा था, यानी वास्तविक या हम कह सकते हैं जो एकमेव क्षेत्राधिकार है, जिसके अंतर्गत केवल वे डिस्प्यूट या वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, तो इनको हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, ओरिजिनल सिंगल जुडिशंस और ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिशंस। ओरिजिनल सिंगल जुडिशंस का मतलब क्या हो गया कि सिंगल जुडिशंस मतलब हो गया कि वो मुकदमे जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही प्रस्तुत होते हैं, हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट में नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के मुकदमे हमने बात की थी कि दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में अगर किसी तरह के मुकदमे हैं तो उनकी सुनवाई, या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में अगर किसी तरह के विवाद हैं तो उसके मुकदमे, और तीसरा सेंट्रल गवर्नमेंट या एक से अधिक स्टेट के बीच में, ठीक है, दो या दो से अधिक स्टेट के बीच में होने वाले विवाद। तो ये मुकदमे तो स्टेट के आपस में भी होने वाले विवाद हैं, ये मुकदमे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी एक स्टेट के बीच में होने वाले मुकदमे, और ये मुकदमे वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और दो या दो से अधिक स्टेट या पूरे अदर स्टेट के बीच में होने वाले जो विवाद हैं उनकी सीधी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। दूसरा टाइप का हमने पढ़ा था ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिशंस। ओरिजिनल कॉन्करेंट जुडिशंस, इसका मतलब वे मुकदमे जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट भी करता है, साथ में हाई कोर्ट भी कर सकता है, यानी दोनों ही। कॉन्करेंट का मतलब हो गया समवर्ती, समवर्ती मतलब कॉमन, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट भी इनकी सुनवाई कर सकता है और स्टेट में हाई कोर्ट भी इनकी सुनवाई कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से मुकदमे हैं? ऐसे मुकदमे हैं फंडामेंटल राइट्स वाले मुकदमे। फंडामेंटल राइट्स वाले जो मुकदमे हैं, यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित मुकदमे हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये मुकदमे जो है वो कहलाते हैं और सिंगल जो है जुडिशन या ओरिजिनल जुडिशन। अब सेकंड पावर की हम बात करते थे। सेकंड जो है इसकी जो जुडिशंस है, क्षेत्राधिकार है, वो है आपके अपीलिएट जुडिशंस। अपीलिएट जुडिशंस, अपीलिएट जुडिशंस का मतलब क्या हो गया? अपील करना। सबसे पहले आपका अर्थ पढ़ना है अपील करना क्या होता है। अपील करना का मतलब है कि जैसे हमने न्यायपालिका की बात की थी कि सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उसके बीच में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं, और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होते हैं। तो अपील करने का मतलब अगर कोई व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट नहीं है, जैसे अधीनस्थ न्यायालय किसी व्यक्ति को 2 वर्ष की फांसी दी है, 2 वर्ष की सजा दी है, या किसी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी व्यक्ति को फांसी दी है, तो अगर वो चाहे तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक है, तो लास्ट अपीलीय न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब किसी अधीनस्थ न्यायालय के अगर डिसीजन से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो उससे हायर कोर्ट में जा करके और उसकी सुनवाई कर सकता है, या वहाँ पर मुकदमा ले जा सकता है। ठीक है, तो अपीलिएट जुडिशंस का मतलब हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब बाकी सभी कोर्टों की सुनवाई अंतिम रूप से कहाँ पर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये अंतिम रूप से सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, सभी तरह के न्यायालय हैं, चाहे हाई कोर्ट है चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उन सब की सुनवाई अंतिम रूप से कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। तो इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं, अपीलिएट जुडिशंस कहते हैं। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द ओरिजिनल जुडिशंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो प्रोवाइड अपीलिएट जुडिशंस टू द सुप्रीम कोर्ट।
संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। एंड इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील ऑफ इंडिया। ये तो आपको ध्यान है, पहले बता ही दिया था। इट इज़ द फाइनल कोर्ट ऑफ अपीलियट, फाइनल कोर्ट ऑफ अपीलियट ऑफ इंडिया, यानी अंतिम रूप से भारत के सभी न्यायालयों की मुकदमों की अंतिम रूप से सुनवाई कहाँ पर हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपीलियट, यानी ये अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। सो इट इज ऑथोरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट। अब ये ध्यान रखना है कि सारे सीधे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप जाओगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील आप कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर आप सबऑर्डिनेट कोर्ट से संतुष्ट सेटिस्फाई नहीं हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो हाई कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट के विरुद्ध से भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, अंतिम अपीलीय न्यायालय होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनता है, हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध अपील सुन सकता है। ठीक है, अपीलीय जुडिशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरी। तो अब ये अपीलीय जुडिशंस जो है उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो अपीलीय जुडिशंस है उसकी 4 कैटेगरीज होती है। फोर कैटेगरीज की अपील हो सकती है। कौन कौन सी? नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपील का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई ऐसा मुकदमा जो संविधान से संबंधित हो, जो संविधान के किसी नए रूल्स रेगुलेशन की व्याख्या करता हो कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनने लायक है क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, तो ऐसे मुकदमों को कॉन्स्टिट्यूशनल अपील कहते हैं, संवैधानिक अपील कहते हैं। और संवैधानिक अपील का मतलब हो गया कि संवैधानिक अपील के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट अगर इसको रिटर्न में दे दे कि भाई हाँ ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनने लायक है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई नए डेफिनेशन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी एक वर्ड की नई डेफिनेशन देने से संबंधित है, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जो है को इसके मामले में सुनना चाहिए। तो हाई कोर्ट के लिखित रूप में देने पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अपील है उसको सुनता है। ठीक है, इसका रिलेटेड है आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल अपील को सुन सकता है सीधे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ द हाई कोर्ट प्रूव दैट एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रेजेंट, अगर हाई कोर्ट ये प्रूफ कर दे, हाई कोर्ट प्रूफ कर दे या हाई कोर्ट ये कह दे कि भाई ये मामला कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मैटर है, उसकी व्याख्या करना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है, तब ऐसे मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन रिगार्डिंग द लॉ ऑफ इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई प्रश्न उपस्थित हो गया है जो संविधान से किसी संबंधित है और उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जानी जरूरी है। ये कौन लिखित में दे? हाई कोर्ट लिखित में दे। ठीक है, हाई कोर्ट ये प्रूव कर दे, हाई कोर्ट ये लिखित में दे दे, तब ऐसे मुकदमों की सुनवाई जो है वो सीधे अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। देन अपील अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट कैन आल्सो बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ऐसे मुकदमों की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो इसमें हाई कोर्ट के प्रूफ किया जाना जरूरी है, हाई कोर्ट के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, तब वो मुकदमा सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, यानी उनकी अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। ठीक है, दूसरा है सिविल
देखिए मुकदमे जो हैं वो दो तरह के होते हैं, सिविल और एक क्रिमिनल। सिविल का मतलब हो गया, सिविल और क्रिमिनल, सिविल का मतलब हो गया दीवानी मुकदमे, हिंदी में बोलते हैं इनको दीवानी, और इनको बोलते हैं फौजदारी कह दो या आपराधिक कह दो, ठीक है। तो सिविल मुकदमे हैं जो किसी के धन से संबंधित हैं, किसी को लड़ाई झगड़े उनसे संबंधित मामले हैं, तो वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो वो सिविल मुकदमे कहलाते हैं, ठीक है। इन द बिगनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इन द कॉन्स्टेंट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ओनली सच केस फ्रॉम द हाई कोर्ट कुड बी हर्ड इन विच द डिस्प्यूट अमाउंट इज मोर देन 20,000 रुपीज। तो जो धन संबंधी मामले हैं, किसी के लूटना है, किसी को लूटना है, किसी की चोरी करना है, तो अगर प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या था कि ऐसे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता था जो 20,000 रुपए से अधिक मामले हैं, रुपए के मामले हैं, 20,000 रुपीज से अधिक मामले को जो है सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता था। स्टार्टिंग में ये था, यानी रुपए की लिमिट थी कि इतने रुपए तक की अमाउंट की जो राशि है उसको और उससे संबंधित मामले सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। बट एज द पर 30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 19 से, लेकिन 13th जो अमेंडमेंट हुआ था, जो कि हुआ था 1973 में, 30वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, उसमें ये कहा गया दिस रिस्ट्रिक्शन इज लिमिट ऑफ अमाउंट हैज बीन रिमूव्ड। ये 13th अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस लिमिट को खत्म कर दिया गया 20,000 वाले को। अब सुप्रीम कोर्ट की जो है सिविल, ऐसे सारे सिविल मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं, यानी रुपए धन की कोई लिमिट नहीं है। 2,000 रुपये से हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे 50,000 का हो, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 25 लाख का, रुपए की लिमिट खत्म हो गई है। अब सारे सभी जो धन संबंधी विवाद हैं उनका जो है अपील सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ठीक है। तो दिस रेस्ट्रिक्शन ऑफ लिमिट इज 20,000 हैज़ बीन रिमूव, ये रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई है, बाध्यता हटा दी गई है। एंड दिस हैज़ बीन प्रोवाइड दैट ऑल सच सिविल केसेज कैन बी प्रेजेंट इन द हाई कोर्ट। सारे सिविल केसेज को हाई कोर्ट में सुना जा सकता है, यानी ऑल सिविल जो है डिस्प्यूट हैं वो सारे सुप्रीम कोर्ट में सुने जा सकते। ऑल सिविल डिस्प्यूट कब हटाया गया इसको? 13th अमेंडमेंट में, 30वें संविधान संशोधन से इसको। पहले ही क्या था स्टार्टिंग में कि 20,000 से अधिक के जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने लायक हैं, लेकिन 30th अमेंडमेंट में इस रुपए वाली जो लिमिट है उसको समाप्त कर दिया गया। और अब चाहे वो 500 रुपये का मामला हो, चाहे वो 50,000 का हो, चाहे 5 लाख का हो, सारे मुकदमों की सुनवाई सीधी सिविल कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो ये सिविल अपील कहलाई। थर्ड टाइप की जो होती है वो क्रिमिनल होती है। मैंने कहा मुकदमे दो तरह के होते हैं, मुकदमे एक सिविल और एक क्रिमिनल। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक मामले, जिसमें मर्डर से संबंधित मामले हैं, किसी की हत्या से संबंधित मामले हैं, ठीक है। तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। इन द सुप्रीम कोर्ट अपील कैन बी मेड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन सच क्रिमिनल केसेज। हाई कोर्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। कौन से मुकदमों की, कौन से क्रिमिनल केसेज की? ठीक है, देखिए इसमें क्रिमिनल केसेज है। कौन से क्रिमिनल केसेज? नंबर फर्स्ट, in which a subordinate court has released a criminal and the high court has rejected this decision and sentenced the convicted person of the death। देखिए कौन से आपराधिक मुकदमों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है? एक तो जिसे देखिए सबॉर्डिनेट कोर्ट ने तो क्या कर दिया, जिस व्यक्ति को सबॉर्डिनेट कोर्ट ने क्या कर दिया, फांसी की माफ कर दिया। सबॉर्डिनेट कोर्ट ने तो उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया, यानी रिलीज कर दिया। किसी अपराधी को सबॉर्डिनेट कोर्ट ने तो क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। लेकिन उस मुकदमे को हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवा करके और उस व्यक्ति को क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी, ठीक है। एंड सेंटेंस द कॉन्विनेंटेड पर्सन ऑफ डेथ, यानी अगर उसकी हत्या, हम यह कह सकते हैं उसको फांसी की सजा दे दी, मतलब अधीनस्थ न्यायालय ने तो उसको क्या किया था, माफ कर दिया था, रिलीज कर दिया था। और लेकिन उस मुकदमे को हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया और उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी।
तो ऐसे मुकदमे, यानी दो तरह के अलग अलग मामले हो गए ना, एक तो माफ कर रहा है, एक फांसी की सजा दे रहा है, तो ये डिस्प्यूट वाले मामले हो गए ना, विवादित मामला है। तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई ऐसे मुकदमों की जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो एक तो मामला ये, ठीक है, कौन से क्रिमिनल केसेस की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, सभी की नहीं करेगा, छोटे मोटे मर्डर वगैरह लड़ाई झगड़े की नहीं। लेकिन अगर एक तो ऐसा मामला हो जिसमें क्या हुआ है, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने तो किसी व्यक्ति को रिलीज कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मुकदमे को अपने पास मंगवा करके और उसको फांसी की सजा दे दी, तो ऐसे मुकदमों की जो है, ऐसे अपील, ऐसे क्रिमिनल केसेस की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। तो एक तो मामला इस टाइप का हो गया। सेकेंड क्या हो गया, विच द हाई कोर्ट हर्ड ए केस एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस द कॉन्विनेंट पर्सन टू डेथ। ठीक है, यानी अगर सबॉर्डिनेट कोर्ट ने उसको फांसी दी है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी उसको फांसी की सजा दी है, तो ऐसे मुकदमे विच द हाई कोर्ट हियर्ड ए केस ऑफ ए सबॉर्डिनेट कोर्ट एंड सेंटेंस द कॉन्विनेंट पर्सन टू डेथ, यानी हाई कोर्ट ने ऐसे मुकदमों को अपने पास मंगवा लिया और सबॉर्डिनेट केस के मुकदमों को अपने पास मंगवा करके किसी व्यक्ति को फांसी दे दी। यानी यहां पर तो सबॉर्डिनेट कोर्ट फ्री कर रहा है, उसको रिलीज कर रहा है, और हाई कोर्ट उसको फांसी की सजा दे रहा है। लेकिन ऐसे मुकदमे, सेकंड टाइप के ऐसे मुकदमे जिसमें सबॉर्डिनेट केस किसी मुकदमों को हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया और फिर उसको फांसी की सजा दे दी। ठीक है, तो ऐसे मुकदमों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। और थर्ड टाइप के क्या होंगे, इफ द हाई कोर्ट प्रूव दैट अ केस इज लाइबल टू बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड टाइप का क्या होगा, अगर हाई कोर्ट ये कह दे कि ऐसे केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जानी चाहिए, ये प्रूव कर दे हाई कोर्ट कि भाई ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में सुनने लायक है, तो ऐसे मुकदमों की सुनवाई, ऐसे क्रिमिनल केसेज की जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तीन टाइप के हो गए ना, कौन कौन से क्रिमिनल केसेज की सुनवाई, भाई सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक है, ऐसा भारत में हजारों लाखों मुकदमे आते हैं रोज के क्रिमिनल केसेज। ठीक है, तो किस किस की सुनवाई करेगा, सारे मुकदमे थोड़ी जाएंगे वहाँ पे, तो उनकी लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। तो इसलिए तीन टाइप के जो क्रिमिनल केसेज हैं उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। कौन कौन से तीन टाइप के, अगर किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को रिलीज कर दिया और हाई कोर्ट ने उसको डेथ, फांसी की सजा दे दी, या सबॉर्डिनेट केस के मुकदमों को हाई कोर्ट ने अपने पास मंगवा लिया और फिर उसको फांसी की सजा दे दी, या हाई कोर्ट का मानना है कि अगर ये मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में, ऐसी अपील जरूरी है, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्योंकि ये कानून से संबंधित मामला है। तो इस तीन टाइप के जो क्रिमिनल केसेज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपील सुन सकता है। ठीक है, और फोर्थ टाइप के हैं स्पेसिफिक अपील। ठीक है, चौथे टाइप के है, चौथी ये भी अपील चौथी कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी है, देयर कैन बी सर्टेन स्पेसिफिक केसेज विच डू नॉट कम इन द अबव मेंशन कैटेगरीज इन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू इंटरफेयर। इन चारों के अलावा, जो तीन टाइप के पड़े हैं, उनके अलावा ऐसे मुकदमे भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है जो इन तीनों में के अलावा नहीं आते। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है फॉर द सुप्रीम कोर्ट इज इंटरफेयर, जिनका सुप्रीम कोर्ट में का दखल देना जरूरी है ऐसे मुकदमों में। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास आए नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने जाने जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकता है। Therefore, according to section 135, the Supreme Court has been given the right the exact military court. स्पेसिफिक में कौन कौन से कोर्ट होते हैं, मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट के मुकदमे जो न्यायालय, ये कौन से न्याय, सैनिक न्यायालय के जो मुकदमे हैं, ठीक है, उनकी सुनवाई कर सकता है। gives the permission to hear appeal against the decision made by the high court or tribunal। ठीक है, तो बाकी सभी मुकदमों की, यानी वो अंतिम अपीली न्यायालय होने के कारण वो भारत के किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है डायरेक्ट, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो या नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है,
तो वो सारे स्पेसिफिक का मतलब होगा सभी तरह के मुकदमे, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट के हो या किसी भी हो, सभी तरह के मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है, उनकी अपील सुन सकता है। तो ये स्पेसिफिक अपील कहलाएगा। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट होने के कारण वो इंडिया के किसी भी कोर्ट, किसी भी मुकदमों की सुनवाई को अपने पास मंगवाए। तो हम ये कह सकते हैं अपील जुडिशस में 4 तरह की अपील हो सकती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपील, सिविल अपील, क्रिमिनल अपील और स्पेसिफिक अपील। ये 4 तरह की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। 4 कैटेगरी की अपील सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है। ठीक है। थर्ड पावर या थर्ड जुडिशस है पावर टू गिव स्पेशल, पावर टू गिव स्पेशल ऑर्डर टू अपील। ये अभी आपने पढ़ ही लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय के मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136, कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है? आर्टिकल 136 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय भारत के किसी भी अधीनस्थ न्यायालयों की अपील को सुन सकता है। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसके नाते वो किसी भी मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है, उसकी सुनवाई कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 130 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू पावर टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट। चाहे वो हाई कोर्ट ने दिया हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट ने दिया हो, चाहे वो किसी भी सबऑर्डिनेट ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दिया हो या सबऑर्डिनेट कोर्ट ने दिया हो, सभी तरह के मुकदमों की अपील को वो सुन सकता है। कोर्ट गिव्स परमिशन टू हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय द एनी हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल। और ये अपील जो है, ये परमिशन कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट देगा कि वो किसी भी मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया पावर टू गिव स्पेसिफिक ऑर्डर टू अपील। अपील सुनने की अधिकार अंतिम रूप से उसी के पास होता है। ठीक है। फोर्थ तरह की जो जुडिशंस है, चौथे प्रकार का क्षेत्राधिकार है, वो कहलाएगा एडवाइजरी जुडिशंस। एडवाइजरी नाम से पता लग रहा है, एडवाइस देना, सलाह देना। किसको? तो देखिए, प्रेसिडेंट जो है, इंडिया का प्रेसिडेंट आर्टिकल 132 के 123 के तहत, ठीक है, सॉरी 143 के तहत प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति, संविधान से संबंधित किसी भी जो है राय, एडवाइस मांग सकता है। किससे? एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। कौन मांग सकता है एडवाइस, सलाह कौन मांग सकता है? इंडिया का प्रेसिडेंट, वो कार्यपालिका का प्रमुख है। ठीक है। और तो वो किसी भी संवैधानिक मामले की सलाह किससे मांग सकता है? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कि साहब अब क्या करना चाहिए। जैसे 1992 में राम मंदिर वाला विवाद था, तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी प्रेसिडेंट ने कि भाई क्या करना चाहिए इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दी। अब देखिए, प्रेसिडेंट अब जो है एडवाइस मांग सकता है किससे? एडवाइजरी जुडिशंस का मतलब ही यही कि प्रेसिडेंट एडवाइस मांग सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। अब देखिए, इस मामले में 2 तरह की बात है कि प्रेसिडेंट अगर एडवाइस मांगे सुप्रीम कोर्ट से, तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे, ये कोई जरूरी नहीं। वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, मना कर देगा भाई हम इस टाइप में एडवाइस नहीं देंगे आपको। तो न तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है एडवाइस देने के लिए, ठीक है, और न प्रेसिडेंट बाध्य है उस एडवाइस को मानने के लिए। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दे दी कि साहब ऐसा ऐसा कर लो। अब प्रेसिडेंट, जरूरी नहीं प्रेसिडेंट उस एडवाइस को माने या नहीं माने। तो न तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य है और न प्रेसिडेंट उस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है। तो जो एडवाइजरी जुडिशंस का मतलब क्या हो गया? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। इसका मतलब प्रेसिडेंट यानी भारत का राष्ट्रपति संविधान के संबंध में किसी भी जो है संबंध में किसी भी तरह की एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो दे या नहीं दे, मना कर दे। और प्रेसिडेंट भी उस एडवाइस को माने या नहीं माने,
इसके लिए भी वो बाध्य नहीं। तो इस प्रकार इसको कहेंगे एडवाइजरी जुडिशंस, यानी आर्टिकल 143 के तहत इस प्रकार की एडवाइजरी जुडिशंस आता है। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो गिवन एडवाइजरी जुडिशंस टू द सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143। आर्टिकल याद रखना है, कौन सा आर्टिकल में एडवाइस मांग सकता है प्रेसिडेंट? 143। इफ द प्रेसिडेंट फील्स टू सम टाइम दैट सच ए जुडिशंस और फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हैज राइजन देन इट कैन टेक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो कौन मांग सकता है? प्रेसिडेंट मांग सकता है। संविधान से संबंधित किसी मामले में एडवाइस मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है। एंड सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग सच क्वेश्चन द प्रेसिडेंट हैज टू राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो न तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने के लिए बाध्य है, कोई बाध्य नहीं, ठीक है, और न प्रेसिडेंट उसको मानने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं एडवाइस जुडिशंस। नंबर 5 पांचवा आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो आर्टिकल 129 के तहत, आर्टिकल 129 के तहत भारत का जो है रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख। ठीक है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है उस डिसीजन को पूरे इंडिया के कोर्ट मानने के लिए बाध्य हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो सब ऑर्डिनरी कोर्ट, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा न्यायालय। ठीक है। तो इंडिया के सबसे बड़े न्यायालय होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिए हैं अब तक, उन सभी डिसीजनों को बाकी जो है अधीनस्थ न्यायालय मानने के लिए बाध्य हैं। उनके मुकदमों को वो रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं। ठीक है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने उस समय ये डिसीजन दिया था और वापस उस डिसीजन को हाई कोर्ट और बाकी अधीनस्थ न्यायालय भी मानने के लिए बाध्य है, यानी वो रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जो भी डिसीजन दिए हैं, जो भी निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों को क्या किया जाता है? लिख लिया जाता है। और कभी भी अगर ऐसे मुकदमे हाई कोर्ट में या कई अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो तो ये कहा जा सकता है कि देखिए साहब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन उस समय दिया था, तो उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, अभिलेख के रूप में रखा जाता है। इसको कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बात समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले हैं, जो निर्णय हैं, उनको एक अभिलेख यानी रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, ताकि जब भी कभी हाई कोर्ट में ऐसे मुकदमे आए, ठीक है, तो उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए कि साहब देखिए उस समय ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल 129। आर्टिकल 129 प्रोवाइड दैट सुप्रीम कोर्ट द स्टेटस ऑफ द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। दीज आर टू implication of the court of record. Firstly, the decision of this court will be regarded as proofs everywhere. इन मुकदमों को प्रूफ के रूप में रखा जाता है, यानी ये मुकदमे प्रूफ्स के रूप में होते हैं। प्रूफ के रूप में हाई कोर्ट प्रयोग करता है कि साहब ये मामले सुप्रीम कोर्ट में ने ऐसा डिसीजन दिया, ठीक है। एंड द प्रेजेंटेड everywhere, and in the case they are presented in any court, no question regarding their authentically will be voiced. अगर ऐसा मुकदमा किसी में आए तो कोई क्वेश्चन उपस्थित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मुकदमा अगर वापस उपस्थित हो हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट कह देगा या उनको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा और वही मान्य होंगे। उनकी अवहेलना नहीं कर सकते, उनको मना नहीं कर सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट के हम नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मुकदमे जो है उन्होंने निर्णय दिए हैं उन सबको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाए। ऑथेंटिकली विल बी वॉइस्ड। सेकेंडली, द कोर्ट कैन पनिश एवरीवन चार्जिंग हिम विद द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। एक तो ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी मुकदमे हैं उन सबको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और वैसे डिसीजन हाई कोर्ट को देना पड़ेगा या अधीनस्थ न्यायालय को देना पड़ेगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कभी डिसीजन दे दिया 10 साल 20 साल पहला। एक दूसरी बात है कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के जो फैसलों को अगर अवहेलना करता है, जिसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? कंटेम्प्ट
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय अवमानना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सभी को मानना जरूरी है। अगर कोई नहीं मानती है सरकार या कोई अधीनस्थ न्यायालय, तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का केस लगा करके उसको सजा दे सकती, पनिश कर सकती। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मानना सभी के लिए बाध्य है। अगर कोई नहीं मानता है, कोई भी सरकार या कोई जो है मिनिस्टर या कोई भी अधिकारी नहीं मानता है, तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना का केस लगा करके उसको सजा दे सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को मानना सबके लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, था 6th पॉइंट है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, देखिए संविधान के द्वारा आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 30 और 32, इनमें अगली कक्षाओं में आप पढ़ोगे कि अनुच्छेद 12 से 30 तक और अनुच्छेद 32 तक 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। हमें सब नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 टाइप के। नेक्स्ट 11th क्लास में पढ़ोगे आप कि प्रत्येक नागरिक को कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, 6 टाइप के। ठीक है, और उन मौलिक अधिकारों के नागरिकों के जो कुछ अधिकार दिए गए हैं कि नागरिक इन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई उन मौलिक अधिकारों को छीनता है तो न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय उनकी रक्षा करेगा। यानी आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करके और न्यायालय उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का भी है, ध्यान रखना, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर है। किसका प्रोटेक्टर है? फंडामेंटल राइट्स का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो पूछा जा सकता है, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स द कोर्ट हैज बीन ऑथराइज्ड टू इश्यू रिट इन द नेचर ऑफ हैबिस कॉर्पस। तो 5 प्रकार की रिट आर्टिकल 32 के तहत अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार या सरकारी अधिकारी नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके और नागरिकों को वो मौलिक अधिकार दिलाएगा। ये 5 रिट कौन कौन सी है? ठीक है, इन रिट को कहते हैं, एक कहलाता है हैबिस कॉर्पस, हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, क्यू वारंटो, और 5वां प्रकार का लेख है जिसे कहते हैं सेटियोरी, सेटियोरारी, सेटियोररी। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी करके, लेख जारी करके और न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। तो कौन से 5 लेख? हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो और सेटियोररी। ये 5 प्रकार की रिट जारी करके और सुप्रीम कोर्ट जो है वो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करेगा। तो मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ से 12 से 30 तक है? कौन से में 5 प्रकार के लेख? आर्टिकल 32 में कितने अधिकार, मौलिक अधिकार दिए गए नागरिकों को? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार। तो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व किसको है? किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो ये हो गया प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये 6 प्रकार के जो है उसके पास जुडिशंस है। और 7वां प्रकार का है गार्डियन, गार्जियंस, गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, कौन सी? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू।
जुडिशियल रिव्यू। देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षक तो है ही है सुप्रीम कोर्ट, साथ में वो संविधान का भी रक्षक है। गार्जियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, वो संविधान की रक्षा भी करता है। हमने पढ़ा है कि इंडिया का संविधान 1950 में लागू हो गया था। तो अगर इंडिया का संविधान का कोई उल्लंघन करता है या किसी धारा को नहीं मानता है, तब तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। भाई आए दिन हर 5 साल में सरकारें बदलती है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो संविधान की अवहेलना करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, उसके किसी बात को नहीं मानता, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। सबको संविधान की धाराओं का पालन करना अनिवार्य है। और अगर कोई ऐसा करता है, सपोज करिए पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संविधान की धाराओं को बदल रहा है, किसी अनुच्छेद का उल्लंघन कर रहा है, या प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई नियम बना दिया, प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई पॉलिसी बना दी जो संविधान का उल्लंघन करती है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं पावर टू जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ठीक है, तो इस शक्ति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस कानून को रद्द कर देगा। चाहे पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो संविधान का उल्लंघन करता है, या कार्यपालिका ने ऐसा कोई नीतियां बनाई है जो संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो न्यायालय के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है, एक जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके तहत वो जांच कर सकता है कि ये कोई कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ये संविधान के किसी नियम को तोड़ तो नहीं रहा है। अगर पार्लियामेंट का ये कोई कानून संविधान के नियम को तोड़ रहा है तो न्यायालय उसे रद्द कर देगा जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा। या अगर कार्यपालिका ऐसा कोई कार्य कर रही है जो संविधान का उल्लंघन करती है तो न्यायपालिका उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, तो वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज आल्सो कन्फर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सुप्रीम कोर्ट। संविधान की रक्षा का दायित्व भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। दिस मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू ऑथोरिटी टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ लॉज फॉर, वो एग्जामिन कर सकती है, जांच कर सकती है कि कोई लॉ संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ठीक है, आर्टिकल 131 और 132 ये दो आर्टिकल के द्वारा न्यायपालिका जो है संविधान की रक्षा का करती है। ठीक है, आर्टिकल 131 एंड आर्टिकल 132 गिव्स दैट सुप्रीम कोर्ट टू ऑथोरिटी टू रिव्यू द लॉ फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये ऐसे कानून को 131 और 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी कानून को रद्द कर सकती है जो संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, देयरफॉर इफ द यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और फॉर्म ए लॉ विच इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, संविधान संसद ने ऐसा कोई कानून बना दिया है जो मौलिक अधिकारों का छीनता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, या जो संविधान का उल्लंघन करता है। ठीक है, तो which is against the provision of fundamental rights, then such a law formed by the union parliament or state legislature can be declared as unconstitutional by the supreme court। तो उसको असंवैधानिक घोषित करके सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसको रद्द कर सकती है, उस कानून को ही रद्द कर सकती है पूरे, क्योंकि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता है, यानी प्रोटेक्टर है वो सुप्रीम कोर्ट को, और या फिर वो मौलिक अधिकारों को साथ में संविधान का उल्लंघन कर रहा है, इसलिए उसको उस पूरे कानून को ही रद्द कर सकती है। किस पावर के द्वारा, पावर टू जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही रद्द कर सकती है। ठीक है, दिस पावर इज सुप्रीम कोर्ट नोन एज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट के इस पावर को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति या अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार 7 प्रकार के हमने जो है पढ़े थे। इस चैप्टर में हमने तीनों ऑर्गन्स पढ़ लिए हैं, एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया, काफ़ी लंबा चैप्टर था ये। ठीक है, 7 चैप्टर जो है काफ़ी लंबा चैप्टर था। कल हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर। आपको अगर इस चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम आई है, ठीक है,
चाहे प्रेसिडेंट वाले में आई है, चाहे प्राइम मिनिस्टर में आई है, पार्लियामेंट में आई है, या आपके सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई आई है, तो आप मेरे को जो है कल हम इस पर लाइव चर्चा करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको या जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसको आप वापस जो है बताएं, ताकि मैं इसको करूं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर चैप्टर है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। और कोई भी अगर दिक्कत आपके आई है तो कल आप जो है इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज ये चैप्टर भी पूरा हो गया और आज की क्लास भी पूरी हो गई, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।